आप बहुत लंबे समय से जुड़े हुए थे और आपको 13-14 में आपको टिकट मिला, तो उस समय आपको किसी और दूसरे पार्टी में जाकर ट्राई करना चाहिए। हो सकता है कि आपके बेहतर तरीके से उन लोग उपयोग कर सकें। कांग्रेस के विरोध में काम करना, ये करना चाहिए। हमारे घर में कार्य था कि कांग्रेस के विरोध में काम करना है। जी, एक सांसद के रूप में देखना चाहते थे, दिल्ली भेजना चाहते थे, तो क्या हुआ कि आपका परफॉर्मेंस 5 साल का जो विधायक के रूप में रहा वो ठीक नहीं रहा? ये बात आई कि भाई महिलाओं को भी जिम्मेदारी दी जाए, भागीदारी दी जाए। क्या लगता है 5 साल आपको मिला लोकसभा में, कितना कुछ काम कर पाए अपने क्षेत्र की जनता के लिए और क्षेत्र विकास के लिए? उसमें लोग स्वतः जुड़े। मेरे साथ रोज 300, 400, 500 लोग निकलते थे घर से। तो इसको कितना बड़ा उपलब्धि मानते हैं और कितना कुछ इसका फ़ायदा उनको मिला है? निश्चित रूप से जब छत्तीसगढ़ बना और जोगी की जाति की जब जांच शुरू हुई, ये बेचारे सावरा उसमें पिसा गए। मगध और केबीके, उसमें इतना काम हुआ कि आप नुआपाड़ा जिला जो क्या कुछ इसका उद्देश्य रहा है? क्या कुछ साबित करना चाहते हैं? क्या कुछ कमी रह गई जिसको आप उस पुस्तक के माध्यम से दर्शाना चाहते थे? और पता चला तो ये तो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है कि वीर नारायण सिंह अकेले नहीं, और वीर नारायण सिंह को क्यों फांसी दी गई ये भी बहुत गंभीर विषय अब सामने, मेरे इस पुस्तक को कोई गंभीरता से पढ़ेगा तो सामने आएगा। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है, और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, वहां के नेता, मंत्री, विधायक और सांसदों से आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानने समझने का प्रयास करते हैं कि कैसा रहा उनका जीवन का सफ़र और संघर्ष, क्या कुछ उपलब्धियाँ उनको हासिल हुई है और क्या कुछ संभावना आने वाले समय में वे देखते हैं। आज हमारे साथ मेहमान है, वह बेहद खास है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चुन्नीलाल साहू जी की, जो पूर्व में एक बार सांसद भी रह चुके हैं और विधायक भी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद। चर्चा में आगे बढ़ेंगे सर, उससे पहले हम शुरुआत करना चाहते हैं कि कौन है चुन्नीलाल साहू जी, कैसे आपका राजनीति में आना हुआ, शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ तक हुई? देखिए, मैं तो प्रारंभिक और मिडिल स्कूल जो है मेरे गांव में ही हुआ, और उसके बाद हाई स्कूल और कॉलेज के लिए रायपुर आया। मिडिल स्कूल लगभग पूरा कर रहा था उसी समय मेरे रायपुर आने के समय राजनीतिक में रूप से हम लें, मान लो तो परिवार में आपातकाल में जो घटनाएं हुई थी, और आपातकाल के समय हमारे परिवार के साथ भी ऐसे ही घटनाएं थी, उससे संपर्क में तो रहा हूँ। पढ़ाई के बाद फिर से मैं गांव जाना हुआ। मेरे से बड़े वाले मंझले भाई का स्वास्थ्य खराब हुआ तो गांव गया, और उसी समय ये संयोग हुआ कि लोकसभा का चुनाव हो गया, जिसमें चंद्रशेखर जी चुनाव लड़े, और चंद्रशेखर जी से पारिवारिक संबंध जान पहचान रहा है, तो उनके चुनाव प्रचार में भी मैंने भाग लिया। तो उनका कहना चाहिए एक प्रकार से संपर्क हुआ, और संघ के बहुत सारे लोग थे जिनसे संपर्क में था और जानने का प्रयास भी होता था। तो जब गांव में गया तो उस समय एक हमारे यहाँ एक इंजीनियर थे, वो संघ के स्वयंसेवक थे। वो अनेकों बार मेरे पास आके बैठते थे और विषय में बताते थे। तो ऐसे ही एक बार खाली समय में हुआ गर्मी के दिनों में, तो संघ के जो प्राथमिक शिक्षा वर्ग होता है उसमें चला गया। ये कब की बात है? ये लगभग 98-99 में जी। फिर उसी समय एक विश्व मंगल गोग्राम यात्रा का चला, और उसके पहले एक राष्ट्र जागरण अभियान चला। राष्ट्र जागरण अभियान में भारत माता की आरती और भारत माता के संदर्भ में लोगों के विषय में गांव-गांव में हम लोगों को कार्यक्रम कराना था। मुख्य रूप से देशभक्ति की भावना लोगों के मन में लाने के। उसमें मेरी को जिम्मेदारी मिली 30-35 गांव में, और उस 30-35 गांव में अच्छा से हुआ।
फिर उसी दरमियान कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी का जो अभियान चल रहा था घर वापसी का, जसपुर में, हमारे महासमुंद जिला में भी हुआ जी। तो वो एक कार्यक्रम हुआ खल्लारी में, उसमें भी मेरा आना हुआ संघ के संपर्क के कारण। फिर मेरे को कहा गया कि जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में आपने राष्ट्रीय जागरण अभियान का काम किए, उसी कुछ गांव में धर्मांतरण हो रहा है, तो तय किए हम लोग कि जो धर्मांतरित परिवार हैं उनसे संपर्क किया जाए और एक अच्छा कार्यक्रम कराया जाए। तो बढ़िया कार्यक्रम हुआ और सफल हुआ कार्यक्रम। तो एक प्रकार से संघ के लगातार संपर्क में आना हुआ। फिर उसके बाद विश्व मंगल गोग्राम यात्रा आई, उसमें मेरे को महासमुंद जिला का जिम्मेदारी दी गई और बहुत अच्छा से वो यात्रा चला। विश्व मंगल गोग्राम यात्रा कि गौ माता के संदर्भ में लोगों के बीच में जाके गौपालन को अपने को बढ़ावा देना है। फिर उसके बाद एक सेतु समुद्रम वाला, आपको याद होगा, आया विषय, जो सेतु समुद्रम को कांग्रेस की सरकार ने तोड़ने की प्रयास की थी। तो उसको लेकर के हम लोगों ने जनजागरण अभियान आम जनमानस में किया गया। संघ ने उसमें एक यात्रा निकाली सेतु समुद्रम, उसकी भी जिम्मेदारी दी है जिला का। तो पूरा जिला में उसके कारण फिर से भ्रमण हुआ। तो एक प्रकार से मेरा संपर्क बढ़ते गया लोगों के बीच में। संपर्क बढ़ने के कारण फिर उसी समय ये लगभग 98-99 में ये लोकसभा चुनाव फिर होना और उसके बाद पंचायत चुनाव हुआ। पंचायत चुनाव में मुझे चंद्रशेखर जी ने कहा कि जिला पंचायत लड़ना चाहिए, तब हम रायपुर जिला में थे जी। तो मेरे को भी लगा कि हो सकता है। फिर वो जो सीट जहाँ मैं, मेरा निवास स्थान है, वो जनजाति समाज के लिए आरक्षित हो गया। फिर मेरे करीबी परिचित के थे, उनको हम लोग तैयार किए और उनको हम लोग चुनाव में भागीदारी करवाए और विजय हासिल हुआ। संयोग ये हुआ कि जिला पंचायत का सीट भी जनजाति आरक्षण हो गया, अध्यक्ष का जी। और वही लड़का फिर से अध्यक्ष बन गया जो मेरे सीट से, जिनको हम जिता के लाए थे। और एक ही आदमी जीत के आया था, भारतीय जनता पार्टी समर्थित। तो लोग फिर संपर्क में हो गए रायपुर कार्यालय वाले, अरे बोले चुन्नीलाल को जो सीट है उसमें जो जीत के आया है वो भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता है, उनको अध्यक्ष बनाया जाए। और अध्यक्ष बने। तो एक प्रकार से संपर्क बढ़ता गया, दायरा बढ़ता गया। उसी समय फिर एक घटना हुई, छत्तीसगढ़ बन गया। छत्तीसगढ़ बनने के बाद जोगी जी का जो खरीदी बिक्री चला सांसदों को, जनप्रतिनिधियों को, तो 12 जो विधायक खरीदा है उसमें से हमारा भी विधायक था, परेश बागबाहरा। तो वो चला गया कांग्रेस में, साथ में मंडल अध्यक्ष चले गए, बहुत सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता चले गए। अब समय ये हो गया कि मंडल अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और मंडल अध्यक्ष यदि कांग्रेस में चला गया तो बड़ा मुश्किल है। फिर एक मंडल अध्यक्ष बनाया गया, जनपद सदस्य हमारे ब्लॉक से, बागबाहरा ब्लॉक से मेरे को उपाध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि मैं संघ क्षेत्र में भी काम कर रहा था। कुछ दिन बाद विधानसभा की चुनाव हुई, मुझे भी बुलाया गया, पूछा गया चुनाव लड़ने के बारे में। लेकिन एकदम से मैं उस समय ऐसा रुचि नहीं था कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं। मेरे से सलाह ली गई कि इस विधानसभा खल्लारी में किसको देने से चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा, क्योंकि जो कांग्रेस का विधायक जो था वो मेरे गांव का था, मेरे पंचायत का था, आश्रित गांव का। तो और मेरे ही समुदाय का था, तेली समुदाय का। तो लोगों का फोकस था कि तेली समाज का वोट जो है भारतीय जनता पार्टी में आए, जिससे सफलता मिले। तो फिर मैं सलाह दिया, माननीय लखीराम अग्रवाल जी भी थे, माननीय सौदान भाई साहब थे, ये लोग सारे लोग बैठे थे। मेरे से जब पूछा गया कि खल्लारी विधानसभा कैसे जीतेंगे, तो मैं उसी जो जिला पंचायत अध्यक्ष है उन्हीं का नाम लिया। तो उन्होंने कहा ये तो जनजाति समाज का है, ये विधानसभा कहने का मतलब सामान्य सीट है। तो मैं बोला भाई साहब जनजाति समाज का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि हमको चुनाव जीतनी है तो बोले फिर तेली समाज का क्या होगा।
तेली समाज का वोट हमको कैसे मिलेगा, साहू समाज का। बोले उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। फिर संयोग ऐसा हुआ कि विधानसभा टिकट मिली उनको। उसके बाद फिर एक प्रकार से अभियान के रूप में मैं लिया उसको, और वो विधानसभा हम लोग जीते, तलारी विधानसभा को। फिर तुरंत बाद संगठन को भी मजबूत करना था, क्योंकि वरिष्ठ लोग तो चले गए थे कांग्रेस में, तो फिर मेरे को वहाँ मंडल का अध्यक्ष बनाया गया। पूरी जिम्मेदारी दी गई कि पार्टी को कैसे ज़मीनी स्तर तक ले जाना है, और गांव के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको हम कैसे फिर से सक्रिय करें। उस अभियान में मैं लगा, और उसमें सफलता भी मिली, और लगातार मंडल अध्यक्ष के रूप में काम करके एक खड़ा किया, पार्टी को खड़े करके फिर मेरे को जिला का उपाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी दी गई बाद में, कार्यकाल पूर्ण होने के बाद। फिर किसान मोर्चा की जिम्मेदारी में था। उसी समय फिर लगातार संगठन का काम करता रहा। अनेकों चुनाव जो हुए, स्थानीय चुनाव, उसमें सफलता मिलती रही। फिर अचानक ऐसा हुआ कि विधानसभा का टिकट देना हो गया, और उसमें भी सफलता मिली। जब मुझे टिकट मिली तो वहाँ के आम जो कार्यकर्ता हैं उनको लगा कि हमको टिकट मिली है। लोगों के आंखों में मैं खुशी का आंसू देखा कि एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट मिल गई, और लोगों में जुनून पैदा हो गया। लोग स्वतः निकल गए घर से कि परेश बागबाहरा को हराना है, क्योंकि वही परेश बागबाहरा जिसको हम लोग उपचुनाव में जिताए थे और पैसा लेके कांग्रेस में चला गया था, और एक बार फिर जीते थे हम लोग, और फिर दूसरी बार जीत गया था। तो इस बार ऐसे हराएंगे कि दूसरी बार ना आए। तो लोगों में जुनून पैदा हुआ, और विधानसभा का चुनाव जीते हम लोग। फिर उसके बाद विधानसभा जीत के सरकार थी, जनहित के सारे विकास के कार्य हैं कि क्षेत्र में रोड नहीं, संपर्क रोड बनाना, ये सारा चीज़, बहुत सारा काम जो है। कुछ विधानसभा में बसना विधानसभा के गांव आ गए थे परिसीमन में, वो बहुत ही दूरस्थ अंचल था, वहाँ के भी। इस पर आएंगे सर। आप किसान परिवार से आते हैं, किसानी करना आपको पसंद है। क्या आप सोचे थे उस समय कि मुझे राजनीति में जाना है और एक दिन आप विधायक बनेंगे? और नहीं, ऐसा तो नहीं था। राजनीति में आने से मतलब वही बताया था कि आपातकाल के दौर में हमारे ननिहाल के लोग सक्रिय थे, और जेल भी जाना हुआ था, जेल हमेशा बंदी थे। तो संपर्क में रहने के कारण हम लोगों को भी थोड़ा प्रताड़ना झेलना पड़ा है। तो हमारा जो परिवार है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे, तो घर में वातावरण तो कांग्रेस के विरोध में था। तो जब भी चुनाव होता था तो संपर्क में लोग करते थे। तो मन में तो था कि राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव इसमें था भारतीय जनता पार्टी के प्रति, लेकिन ये नहीं था कि हम विधायक बने और चुनाव लड़ें। हम एक काम करते थे चुनाव के समय में, और उसके बाद जब दायित्व मिला भारतीय जनता पार्टी का तो लगन के साथ काम किए, और लगन के साथ काम किए तो संपर्क भी बढ़ा। लेकिन उसके बाद भी, मंडल अध्यक्ष बनने के बाद भी, हम नहीं सोचे थे कि हमको विधानसभा की टिकट मिलेगी और हम विधानसभा विधायक बनेंगे। कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे, और बहुत अच्छा से हम दायित्वों का निर्वहन किए थे। खरीदी बिक्री तो अभी भी चलती रहती है, लेकिन जिस समय आप विधायक थे उस समय कांग्रेस की सरकार थी? नहीं, तीसरा कार्यकाल में 14 से 19 ना? हाँ। खरीदी बिक्री तो अभी भी चलती रहती है, लेकिन क्या आपको नहीं लगा कि जिस पार्टी से आप बहुत लंबे समय से जुड़े हुए थे और आपको 13-14 में आपको टिकट मिला, तो उस समय आपको किसी और दूसरे पार्टी में जाकर ट्राई करना चाहिए? हो सकता है कि आपके बेहतर तरीके से उन लोग उपयोग कर सकें। देखिए, मैं पहले भी बताया कि कांग्रेस के खिलाफ में घर में वातावरण था कि हमारा पूरा परिवार, हमारा एक फुफेरा भाई आपातकाल के समय जनसंघ के अध्यक्ष रहे। तो जनसंघ और फिर जनता पार्टी इसमें, और हमारे पिताजी भी जुड़े रहे किसान संगठनों से। तो कांग्रेस के विरोध में लेवी कांड हुआ था आरंग में, हमारे घर में भी धान की छापा पड़ी थी, हमारे घर के धान को भी कांग्रेस की सरकार जो लेवी में निकाला गया था, तो मन में आक्रोश था।
तो विरोध तो था, कांग्रेस के विरोध में काम करना ये करना चाहिए, हमारे घर में कार्य था कि कांग्रेस के विरोध में काम करना है। जी, अगर आपको विधायक के लिए टिकट दिया गया, आप जीत कर भी आए, लेकिन एक जब चुनाव की बारी आई लोकसभा की, तो आपको एक सांसद के रूप में देखना चाहते थे, दिल्ली भेजना चाहते थे, तो क्या हुआ कि आपका परफॉर्मेंस 5 साल का जो विधायक के रूप में रहा वो ठीक नहीं रहा? देखिए, वहाँ ऐसा हुआ कि मैं जिस समय चुनाव लड़ा, उसके बाद फिर से उसमें एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में ये बात आई कि भाई महिलाओं को भी जिम्मेदारी दी जाए, भागीदारी दी जाए, और उस विधानसभा से एक महिला को उतारा गया। और ऐसा नहीं है कि उनको विधानसभा के टिकट देने से हम पार्टी से बगावत करें या नाराज हो जाएं। और जहां हमको जिम्मेदारी दी गई, भूपेश बघेल के क्षेत्र में मुझे भेजा गया। उस चुनाव के दरमियान भूपेश बघेल के क्षेत्र में पूरा समय मैं रहा कि वहाँ मोतीलाल साहू को टिकट दी गई थी, उसी समय वो कांग्रेस से आए थे, तो वहाँ मुझे दी गई थी जिम्मेदारी, पूरा लगन के साथ काम किया। फिर उसके बाद 3 महीना बाद लोकसभा की आई जिम्मेदारी, फिर लोकसभा में उतारा गया। क्या कुछ अपना अचीवमेंट मानते हैं विधायक के दौरान, जब आप विधायक थे अपने क्षेत्र में खल्लारी में? हाँ, विधानसभा में जब विधायक बने खलारी विधानसभा में, तो संपर्क एक प्रकार से कहें कि गांव का संपर्क टूटा हुआ था, मुख्य सड़कों से जुड़ाव नहीं था। तो सबसे पहले अभियान के रूप में लिया कि जितना दूरस्थ गांव हैं, अब उड़ीसा बॉर्डर में है वो पूरा विधानसभा, लोगों को जिला मुख्यालय, विकास खंड मुख्यालय आने में समस्याएं होती थी, तो जितना भी संपर्क विहीन गांव हैं, सारे गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने का, और संयोग से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये अभियान चल रहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी के योगदान से, तो उसको कैसे चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ जाए, ये पूरी प्रयास रही। 1-2 गांव के छोड़ के मैंने पूरे गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने का प्रयास किया था। 2016 में आपको जान से मारने की धमकी मिली थी नक्सलियों द्वारा, क्या सच है? वो एक्चुअल में शरारती लोग हैं। वो गांव उड़ीसा बॉर्डर से लगा हुआ है, और कुछ कांग्रेस के प्रभावशील लोग हैं जो उस क्षेत्र में मैं काम करा रहा था, तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि उनको एक डराएं इनको, ताकि इस क्षेत्र में ज़्यादा संपर्क ना करे। और जो लड़का जो धमकी दिया था वो थोड़ा सा मानसिक रूप से थोड़ा सा असंतुलित था। उसका बाद में हम लोग पता किए कि अनेकों लोगों को ऐसे हरकत करते रहता था, तो कांग्रेसियों ने उसको हथियार बनाया उस लड़के को। ये कांग्रेस के कुछ नेताओं के कारण से हुआ, और उस लड़के से इस प्रकार से नक्सली टाइप का एक धमकी दिलवा दिया जाए ताकि इस क्षेत्र में ना आए। कभी मैं विधानसभा में जब विधायक के रूप में काम किया, तो अनेकों गांव हैं जो दूरस्थ अंचलों में, जो छुरा विकासखंड उड़ीसा के नुआपड़ा से लगा हुआ है। रातों को भी मैं गया हूँ, 9 बजे 10 बजे, जबकि उस समय नक्सलियों का उस एरिया में बहुत ज़्यादा दबदबा था। फिर भी कभी भी ऐसा घटना नहीं हुई कि नक्सली मुझे रोके और मेरे को धमकी दे। वो एक प्रकार से कांग्रेसियों का स्टंट था, डराने के लिए। जी, क्या लगता है 5 साल आपको मिला लोकसभा में, कितना कुछ काम कर पाए अपने क्षेत्र की जनता के लिए और क्षेत्र विकास के लिए? मैं जैसे ही लोकसभा में मुझे जिम्मेदारी मिली, मैं किसान के घर में पैदा हुआ। मेरा जो क्षेत्र है अल्प वर्षा सूखा से प्रभावित है। बहुत बड़ी समस्या है कि बरसात में एक फसल के बाद दूसरे सब फसल में तो परेशानी होती ही है, लेकिन 2 साल 3 साल के बाद जो बरसात के भी फसल में अंतिम में एक बारिश नहीं होने के कारण जो मेहनत किए रहते हैं किसान, वो फसल चौपट हो जाता है। उससे हम कैसे बचें, कि हमारे किसानों को कैसे अंतिम जो क्षण है, जिस समय धान पकने लगता है, उस समय पानी मिले। तो अनेकों जगह संपर्क किए अधिकारियों से, तो एक ऐसा रास्ता निकला कि जो पैरी नदी है, जहाँ से पैरी नदी का उद्गम हुआ है गरियाबंद जिला का, वहाँ पर एक डायवर्सन है सिकासेर, वो छोटा सा डायवर्सन है,
और उसमें इतनी पानी है, इतना आवक है पानी का कि उस डायवर्सन को एक साल में 9 बार 10 बार खाली करना पड़ता है डे, उस डायवर्सन को बचाने के लिए। मतलब बहाना पड़ता है पानी को, और वह पानी फिर से पैरी नदी में बह जाता है ओवरफ्लो होकर के। तो हम सोचे कि हमको डायवर्सन के पानी नहीं चाहिए, जो ओवरफ्लो से जो नदी में पुनः बहा दिया जाता है, क्यों ना उस ओवरफ्लो में जो बह रहा है उस पानी को उस क्षेत्र में लाया जाए। तो पता किए तो आ सकता है। इंजीनियर थे, इंजीनियर ने कहा कि पर्याप्त डाउन लेवल है, पानी दौड़ के आएगी। तो फिर इसके लिए हम लोगों ने अनेकों मीटिंग की, अनेकों लोगों से मिले, संपर्क किए। मैं सांसद बना तो यहाँ कांग्रेस की सरकार आई थी, मैं वहाँ भी संपर्क किया, वहाँ के तत्कालीन कृषि मंत्री से, जल संसाधन मंत्री से संपर्क किया, लेकिन कांग्रेस की सरकार की रुचि नहीं रही। इतना बड़ा योजना है, कोई रुचि नहीं। फिर हम लोगों ने तय किया कि हम लोग जन जागरण लाएंगे, और वही उंडा गांव रसेला पीपरछेड़ी से पदयात्रा प्रारंभ किए। तय कर लिए कि रायपुर तक जन जागरण लाते हुए पैदल चलेंगे, और अभियान के रूप में लिए उसको। 155 किलोमीटर महानदी तक पैदल आए। फिर उसके बाद तो रायपुर जिला आ जाता है। तो उसको हम लोगों ने तय किया कि इसको वाहन से ला करके फिर रायपुर में इकट्ठा होकर के हम जल संसाधन मंत्री का घेराव करेंगे। और उसमें लोग स्वतः जुड़े। मेरे साथ रोज 300, 400, 500 लोग निकलते थे घर से कि नहीं, ये जो मुद्दा है वो जनहित का है और आम जनता से जुड़ा हुआ है, किसानों के हित का है जी। मतलब एक लोगों में जुड़ाव हो गया। और हम लोग रायपुर आए, उस दिन 1200-1300 लोग आए जिस दिन हम लोग प्रदर्शन किए। तो उस समय सदन चल रही थी विधानसभा, हमको अनुमति नहीं मिली, रोक दिया गया जेल चौक पे। फिर हम लोगों ने तय किया कि गवर्नर साहब से मिलते हैं। हम माननीय गवर्नर साहब से मिले, और गवर्नर साहब ने तत्काल अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए और तत्काल उन्होंने बजट में प्रावधान किए। कांग्रेस का सरकार था, लेकिन इस गंभीरता को गवर्नर साहब ने मतलब गवर्नर साहब जो हरिचंदन जी थे वो समझे। सरकार को समझना चाहिए, लेकिन वो नहीं समझे। गवर्नर साहब ने इस विषय को समझे और तत्काल उन्होंने 10 करोड़ रुपया प्रावधान किए बजट पे। लेकिन फिर वही सरकार रोक दी, उनको रुचि नहीं रही। फिर अभी विधानसभा चुनाव जब हमारा शुरुआत हुआ, भारतीय जनता पार्टी का तैयारी कि हमको सरकार बनानी है, तो मुद्दे के कौन कौन से रहेंगे किस क्षेत्र में, महासमुंद जिला का प्रमुख मुद्दा कौन सा रहेगा। हम लोग एक ही चीज़ को एक स्वर में सारे लोगों ने कहा कि यहाँ का ज्वलन समस्या है अकाल। इससे निपटारा करने के लिए पैरी नदी को पानी को लाया जाए, और उसको हम बजट में प्रावधान करवाए जी, घोषणा पत्र में शामिल करवाए। उस विषय को हमने घोषणा पत्र में शामिल करवाए और लोगों में इस बात को ले गए। आज हमारी सरकार आने के बाद ड्रोन सर्वे हो गई, पता चल गया कितना खर्च आना है, ये भी पता चल गया कितना हेक्टेयर इसमें और लाभ मिलेगा। तो एक प्रकार से महासमुंद जिला के कुडार तक उसमें आ जाएगी पानी और लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा जी। अब उसके बाद मेडिकल कॉलेज का, स्वास्थ्य का समस्या था कि यहाँ बागबाहरा, पिथौरा, बसना, सरायपाली दूरस्थ अंचल है। वहाँ के हॉस्पिटलों में यदि डिलीवरी भी होनी है तो विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं होने के कारण रेफर टू रायपुर, मेकाहारा, कितनी परेशानियाँ होती थी। तो हम मोदी जी ने जो घोषणा किए थे कि हर 3 जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, वो मेरे लिए एक मार्गदर्शन हो गया। बार बार मैं पत्राचार किया, मोदी जी से निवेदन किया, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन किया, तो घोषणा किए फिर महासमुंद मेडिकल कॉलेज, और आज मेडिकल कॉलेज 3रा साल है। जी, लोकसभा में बड़ी गंभीरता के साथ आप एक जो मामला है उसको बार बार उठाए और कहीं ना कहीं उसमें आपको सफलता भी मिली। एक है सौरा आदिवासी जी, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं मात्रात्मक त्रुटि के कारण पूरा नहीं मिल पा रहा था। तो इसको कितना बड़ा उपलब्धि मानते हैं और कितना कुछ इसका फ़ायदा उनको मिला है? निश्चित रूप से जब छत्तीसगढ़ बना और जोगी की जाति की जब जांच शुरू हुई, ये बेचारे सौरा उसमें पिछा गए।
इनकी जाति के जांच के चक्कर में बेचारे सावरा समाज जो है, अब सोचिए कि 2000 से लेकर के 2000 अभी 22-23 तक उनकी जाति प्रमाण पत्र बनाने में, कि नौकरी में, स्कॉलरशिप में, हर चीज़ से वंचित रहे। जबकि सावरा समाज जनजाति समाज का सबसे गरीब समाज है। उनके समाज में कोई बड़े नेता नहीं है, ना कभी भागीदारी मिली। गांव में कृषि मजदूरी ही मुख्य कार्य है। मैं जब विधायक था तो मुझे याद है कि कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में और जनजाति आयोग के अध्यक्ष आए हुए थे पिथौरा। मेरा संपर्क शुरू से सावरा समाज से रहा है। तो उन लोगों ने मुझे बुलाया कि आप अपना पक्ष रखिए। तो बेचारे जो सावरा समाज के कुछ पढ़े लिखे थे, कुछ कम पढ़े लिखे थे, लेकिन वो वास्तविक चीज़ को नहीं बता पा रहे थे। फिर मैं उस समय भी मैं विधायक रहते हुए जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष आए थे दिल्ली से, उनको समझाया और समझाने में मुझे सफलता मिली कि ये छोटी सी बात है, केवल मात्रा और उच्चारण। भाई हम सौरा को कई प्रकार से उच्चारण करते हैं। कोई नाक की तरफ से उच्चारण करता है, कोई मुंह की तरफ से उच्चारण करता है, कोई स्पेलिंग अलग अलग लिखता है, कोई बोलता है सा में औक मात्रा डाल देता है, कोई सा में आक मात्रा वह करके लिखता है, कोई सौ में ओक मात्रा करके अंक का मात्रा डाल देता है। ऐसे हम सावरा जाति को 5 प्रकार से लिख सकते हैं करके मैं कलम पकड़ के लिख के बताया, जबकि उसका उच्चारण एक ही है। फट से पकड़ लिए कि ये मात्रात्मक त्रुटि है। फिर जैसे मैं लोकसभा में गया, मेरा पहला प्रश्न था और कमिटमेंट किया था मैं उस समाज को कि आपके साथ में खड़ा हूँ। और उस समाज का मुझे बड़ा स्नेह मिला। लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में सारे लोगों ने मुझे संपर्क किया। एक पैरामीटर होता है नापने का कि कितना काम और कितना एक्टिव है वहाँ के सांसद या फिर मंत्री नेता। तो जब आपके बारे में हम रिसर्च की हमारी टीम, तो ये पता चला कि 90% ज़्यादा आपका अटेंडेंस रहा है लोकसभा में और लगभग 95% जो सांसद निधि आता है उसको आपने खर्च किया। तो क्या ये ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके पास जो फंड मिलता है वो उस क्षेत्र के विकास के लिए होता है, क्योंकि आपका क्षेत्र आदिवासी बहुल है और इसमें 8 विधानसभा क्षेत्र आती हैं, तो कौन से विधानसभा क्षेत्र में आपका फोकस ज़्यादा रहा? मेरे लोकसभा में 8 विधानसभा रहा, उसमें से 3 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, धमतरी, कुरुद और बिंद्रानगढ़ में। बाकी महासमुंद जिला में एक भी विधायक नहीं रहा। राजिम भारी अंतर से हम लोग पिछड़े थे विधानसभा चुनाव में। तो हमारा फोकस यही रहा कि जहां हम बहुत ज़्यादा अंतरों से हम पिछड़े हैं, जैसे राजिम में हम लगभग 58 से 59,000 वोट से हम पिछड़े थे विधानसभा में, लेकिन लोकसभा में मुझे 12,000 से बढ़त मिली थी। तो पूरा फोकस मैं वहीं किया जहां हमारे विधायक नहीं है। संगठन के कुछ हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी कहा कि जहां हमारे विधायक नहीं है वहां ज़्यादा प्रवास करो। और तो देखने को ये मिलता है जहाँ हमारे विधायक है वहाँ ज़्यादा पैसा लगाओ, विकास का काम वहाँ ज़्यादा करो, और जहाँ हमारे विधायक अभी मंत्री नहीं, पार्षद नहीं है, उस तरफ ध्यान कम दो। लेकिन आपने उसको जस्ट उल्टा किया। और मैंने कुछ लोगों से संपर्क भी, जैसे रोहित साहू जो कि कांग्रेस से चुनाव लड़ा था और वो पार्टी का ठिकाना नहीं था, मेरे संपर्क में था वो, तो लगातार बात किया और उनको जोगी का पूरी राजिम विधानसभा में जोगी कांग्रेस को हमने भारतीय जनता पार्टी में विलय करवा दिया। एक दिन में 9,211 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए और भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में सबसे बड़ा कार्यक्रम था शुरुआत। विष्णुदेव साय जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, डॉक्टर रमन सिंह जी दोनों उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि ये शुरुआत है और ज़बरदस्त तरीक़े से शुरुआत हुआ है, और ये परिणाम आया कि रोहित साहू विधायक बना। तो हमारा फोकस था कि जहां हम कमज़ोर हैं उस कमज़ोर विधानसभा में पूरी प्रयास करें और उस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिले। जी, इसके बावजूद 2024-25 में आपको टिकट नहीं दिया गया और एक महिला को मौका दिया गया, रूप कुमारी चौधरी जी को, वो भी साहू समाज से ही आते थे। तो इसके बाद जो आपका बयान आया था कि मुझे पद नहीं चाहिए, जो मैं कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, कार्यकर्ता के रूप में जो मुझे आदेश मिलेगा उसको मैं करूँगा, तो क्या ये अपना दुख छुपाने का? नहीं। मैं पहले ही कहा कि मैं राजनीति में पेशेवर नहीं है, कि मैं तो संघ का स्वयंसेवक था। भारतीय जनता पार्टी में घर में शुरू से वातावरण था कि भारतीय जनता पार्टी के लगाव रही है। भारतीय जनता पार्टी के
कार्यक्रमों में आना जाना बचपन से। जब मैं स्कूल में पढ़ता था रायपुर में, तब भी मैं स्कूल से मोती बाग चला जाता था, कई प्रदर्शन में देखता था जाके। एकात्म परिसर उस समय निर्माण हो रहा था, मोदी जी प्रभारी थे, ठाकरे जी बीच बीच में बैठक लेते थे, तो मैं मल्टीपर्पज स्कूल से पैदल चला जाता था देखने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति मैं बचपन से दिल से जुड़ा हुआ हूँ और पार्टी के प्रति दिल से लगाव है। तो हम तो टिकट नहीं मांगे थे लोकसभा के, लेकिन टिकट दिए। तब तो हम नहीं गए थे ना हमको टिकट दिया जाए करके, तब हमको टिकट दिए। पार्टी ने हमको कहाँ से कहाँ उठा दिया कि एक सामान्य भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता विधायक बने, जो हमने कल्पना नहीं किया था। एक भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता सांसद बन जाए, जो कल्पना से बाहर है। तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में निरंतर काम कर रहे हैं और आगे भी निरंतर काम करते रहेंगे। अभी हमको झारखंड भेजा गया, झारखंड चुनाव में हम 3 महीना काम किए। हमारे लोकसभा चुनाव के बाद अभी लोकसभा चुनाव के बाद में 5 लोकसभा में मुझे भेजा गया। बिलासपुर लोकसभा गया, कोरबा लोकसभा गया, फिर उसके बाद कालाहांडी लोकसभा गया, बरगढ़ लोकसभा में मैं पूरा 15 दिन समय दिया। और उस लोकसभा में उड़ीसा के सर्वाधिक वोट से उस लोकसभा चुनाव को जीते, बरगढ़ लोकसभा को। जी हाँ, तो ऐसा नहीं, पार्टी का काम निरंतर हम लोग करते रहते हैं, अभी भी कर रहे हैं। आपका एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया में, आप हल चला रहे थे। उस समय सत्र चल रहा था, उसके बीच में आप गेप लेकर आए थे। हाँ। और हल चला रहे थे। क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है आपकी? नहीं, रुचि है ये? देखिए, मेरे पिताजी और हमारा पूरा परिवार खेतीहर परिवार है। हमारा मुख्य पेशा खेती है। आपको बताऊंगा तो आश्चर्य होगा कि मेरे पिताजी जो लकड़ी से हल बनता है वो स्वयं बनाया करते थे। वो किसी के बनाया हुआ हल को पसंद नहीं करते थे। तो कभी ऐसा होता था कि उनका स्वास्थ्य कभी खराब हो जाए तो हम लोगों को बिठाते थे, और जो औजार है बनाने का, तो हम लोग हाथ में पूरे ये गठाने पड़ा रहा। हम लोग बचपन से हम लोग काम किए हैं, हल हम लोग भी बनाए हैं। छत्तीसगढ़ी में जो बसुला बोलते हैं, उससे हम लोग हल बनाए हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो हम लोग नहीं किए हैं। हल चलाना बचपन से, बैलगाड़ी चलाना बचपन से, हमारा वो मुख्य कर्म है, हमारा वो धर्म है हमारा। जी हाँ। आप एक शब्द का जिक्र बार बार करते रहे हैं, इस पर बहुत सारा काम भी किए हैं, मगध और KBK एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि एक समय में कालाहांडी को इथोपिया ऑफ द एशिया कहा जाता था। कि जैसे इथोपिया में गरीबी है, वैसी एशिया महाद्वीप में कालाहांडी में भुखमरी है। लेकिन जब KBK प्रोजेक्ट आया, कालाहांडी बलांगीर कोरापुट प्रोजेक्ट, उसमें इतना काम हुआ कि आप नुआपाड़ा जिला जो 92 में बना है, 92 में अस्तित्व में आया, कालाहांडी से अलग होकर के, इतनी सिंचाई हो गई है। पतोरा, जाड़ामूड़ा, तिखाली, बड़े बड़े डैम बने। आज नुआपाड़ा जिला कहाँ से कहाँ विकास हुआ। तो वही पैटर्न में मैंने भी चाहा कि सेम दोनों जगह की भू आकृति सेम है, कृषि सेम है, संस्कृति सेम है, दोनों जगह का जमीन वैसा ही है, खेती वैसा ही है, और पानी भी वैसे ही गिरता है, अकाल पड़ता है। तो वैसा ही महासमुंद गरियाबंद धमतरी प्रोजेक्ट, मगध, एक शॉर्टकट में मगध। और वही मेरा मगध का पहला प्रोजेक्ट था कि सिका शेर के पानी को महासमुंद तक ले जाना। जी, कि हम मगध यही है कि महासमुंद गरियाबंद धमतरी, धमतरी जिले के आपके मगरलोड और सिहावा आज भी असिंचित है। तो धमतरी जिले के सिहावा, मगरलोड, गरियाबंद जिले के बंदरावनगढ़, मैनपुर, छूरा, गरियाबंद, फिंगेश्वर का कुछ हिस्सा, आज भी गरियाबंद जिला का देवभोग असिंचित है, मैनपुर असिंचित है, पूरे आदिवासी क्षेत्र है, छूरा असिंचित है, गरियाबंद का पूरा लगा वाला उड़ीसा का क्षेत्र असिंचित है। आज भी लोग, एक बारिश नहीं होने से पूरा फसल चौपट हो जाता है। तो मेरा यही है मगध का महासमुंद गरियाबंद धमतरी प्रोजेक्ट बने, उसके लिए अलग से एक प्रोजेक्ट बना करके वही किसानों को, वही जनजाति समाज को हम कैसे ऊपर उठाएं, उनके खेतों में कैसे हम पानी ले जाए, वही मेरा आशय था। जी,
पलायन भी आपका क्षेत्र में बहुत बड़ा इशू रहा है। इशू रहा है। और जब पलायन के लिए जाते थे दूसरे प्रदेश में, तो आपका ये चिंता था कि कुपोषण, जो बच्चे लेके जाते साथ में, वो उनको कुपोषण का सामना करना ना पड़े, इसके लिए भी आपने बहुत बड़ा आवाज़ उठाया। मैं उसमें प्रश्न किया और वो फॉलो अप हुआ। आपको विश्वास नहीं होगा, जब मैं विधायक नहीं बना था, एक बार अकाल पड़ी थी, मैं कोई बड़ी जिम्मेदारी में नहीं था, तो मेरे गांव के करीब 200 परिवार पलायन किए थे अकाल में। उनके साथ मैं उनको देखने गया था। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों पे उन लोग थे और उनको देख करके आया, तो उनकी तकलीफ को मैं देखा वहाँ जाके। पूरा 15 दिन रहा मैं उत्तर प्रदेश में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वहाँ का जो मूलभूत समस्या था वो था सिंचाई और जो कुपोषण। जो देखो, यहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का कहना चाहिए वातावरण, वहाँ ऐसे समय में जब जाते हैं पलायन करते हैं, वहाँ कड़ाके की ठंडी रहती है नवंबर और दिसंबर में। लगभग 3 डिग्री 4 डिग्री हो जाता है उत्तर प्रदेश, और यहाँ गर्म क्षेत्र है। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको पौष्टिक आहार नहीं मिलने से कई लोगों को अस्वस्थ हो जाते हैं, जवान आदमी अस्वस्थ हो जाता है। उसको मैंने सदन में रखा और वो सदन के माध्यम से, लोकसभा के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार में गया। मैं योगी जी को धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी को। अभी भी मेरे मोबाइल में वो आदेश है, उन्होंने आदेश जारी किया, केवल छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे भारतवर्ष के जितने मजदूर ईंट भट्ठों में काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ उनके सभी बच्चों और गर्भवती माताओं को पौष्टिक आहार जो उत्तर प्रदेश के अन्य माताओं को और बच्चों को मिलता है वही मिलना चाहिए। ये वहाँ आदेश जारी हुआ। जी, अगर चुन्नीलाल साहू जी राजनीति में नहीं आए रहते तो क्या करते रहते? खेती करते। खेती हमारी काम है, पुश्तैनी काम। रुचि और अब ऐसा नहीं है, रुचि तो कई प्रकार से है। सामाजिक कार्यों में भी रुचि रहा है, ये लोगों में जन जागरण के लिए अनेकों प्रकार से काम करें। राजनीति में महत्वाकांक्षा कहाँ तक है आपकी? अब राजनीति में देखो, ये अब तो देखिए, पार्टी जो जिम्मेदारी देती है, हमारा मुख्य काम है पार्टी के लिए काम करना, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना। पूरी मैं विधायक रहा तब गांव में रहा, लोकसभा में रहा तब भी गांव में रहा, और गांव के बीच में हमेशा गांव के लोगों के बीच में रहा और बीच में रह के काम किया। आज भी लोग मेरे पास आए, आज भी निरंतर सुबह मेरे पास आएंगे कि ये हमारी समस्या है, उस समस्या का तत्काल समाधान हो। ये हमारा प्राथमिकता जी। इसी कार्यक्रम में हमारी चर्चा हुई थी सर, दोनों उप मुख्यमंत्री जी के साथ में, शर्मा जी और साहू जी के साथ में। तो उनका कहना था कि जो वादा किया था बीजेपी ने चुनाव से पहले, 1.5 वर्ष में सभी वादों को पूरा किया जा चुका है, और आने वाले जो हमारे पास 3.5 वर्ष है, जो डेवलप्ड छत्तीसगढ़ बनाने का विजन हमारे बीजेपी के पास है, उसी की दिशा में काम करते। तो आपको भी लगता है कि धरातल में काम हुआ है? बिल्कुल। देखिए, गांव में आप जाके देखिए कि उस 5 साल में आवास को रोकने से गरीब कितने हताश थे। देखिए, घर बनाना साधारण काम नहीं गरीबों के लिए। आज गरीब जो ऐसे टूटे फूटे, ऐसे बेहाल थे, लेकिन जब आवास आना शुरू हुआ, भारतीय जनता पार्टी का ड्रीम प्रोजेक्ट बना आवास, अटल बिहारी जी से मोदी जी ने प्रारंभ किए उस आवास को, तो ये लोगों के बीच में एक प्रकार से उत्साह, लोगों के मन में एक आत्मबल पैदा हुआ। उस आवास को रोक देना कांग्रेस के द्वारा कितनी बड़ी अपराध है वो। जिनको आधा मिल गया था नहीं मिला, आज उसको हम पूरा कर किए कम समय में। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा जब तक आवास का पैसा नहीं दूंगा मैं अपने मुख्यमंत्री आवास में नहीं जाऊंगा, और जब तक जारी नहीं किया तब तक आवास में नहीं गए। ये वचनबद्धता ये दर्शाता है हमारे मुख्यमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। जी, जो नक्सली के ऊपर अभी ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जो सफलताएं मिल रही हैं, फिर जो नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, क्या वो गृह मंत्री जी का जो कहना है कि 26 मार्च तक, मतलब 2026 मार्च तक जो नक्सलवादी इसको पूरा ख़त्म कर देना है, आपको लगता है कि टारगेट पूरा किया जा सकता है? जिस हिसाब से काम हो रहा है उसके पहले हो जाएगा लग रहा है। जिस हिसाब से हमारे सेना के जवान, चाहे हम छत्तीसगढ़ के CRPF जो भी कंपनियां हैं उनको लें, चाहे केंद्र की जो है, और जिस प्रकार से माननीय केंद्र के गृहमंत्री अमित शाह जी का मार्गदर्शन मिल रहा है, बार बार रायपुर आके गाइड कर रहे हैं, और जो अभियान में लगे हुए हमारे वीर जवान, उससे पहले ख़त्म हो जाएगा। जी, कौशल के क्रांतिवीर नाम से आप एक
बुक पब्लिश किए हैं, तो क्या कुछ इसका उद्देश्य रहा है? क्या कुछ साबित करना चाहते हैं? क्या कुछ कमी रहेगी जिसको आप उस पुस्तक के माध्यम से दर्शाना हाँ। चाहते थे? क्या है कि मेरा जो लोकसभा के सीमा से लगा हुआ जो वीर नारायण सिंह का गांव है, बारनापारा जंगल में, अब बार बार हम पढ़ते हैं वीर नारायण सिंह जी के बारे में कि वीर नारायण सिंह जी को 10 दिसंबर को फांसी दी गई। तो वीर नारायण सिंह को फांसी दी गई तो उनके परिवार के कितने लोग हैं? मैं 2-3 बार गया सोना खान, कहीं से नहीं पता चलता कि उनके आखिर परिजन कहाँ गए। हम और क्रांतिकारियों के, उनके माता पिता भाई बंद के बारे में पढ़ते हैं। आखिरकार वीर नारायण सिंह जी का परिवार कहाँ गया होगा? अनेकों मैं बार ऐसे क्रांतिकारियों, वीर सुरेंद्र साय के बारे में पढ़ा, अनेकों क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा, कहीं नहीं मिलता था। अभी अभी बीच में मुझे फिर पार्टी के काम से जाना हुआ रांची, तो बरगढ़ रेलवे स्टेशन में बैठा था, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का फोटो दिखा जिसमें नीचे उनसे रिलेटेड चीज़ लिखा हुआ था सोना खान से। मेरा ध्यान में आया ये कहीं ना कहीं वीर नारायण सिंह से जुड़ा हुआ है, और मन में एक उत्साह पैदा हो गया और मैं उस अभियान में जुड़ गया। और पता चला तो ये तो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है कि वीर नारायण सिंह अकेले नहीं, और वीर नारायण सिंह को क्यों फांसी दी गई ये भी बहुत गंभीर विषय अब सामने, मेरे इस पुस्तक को कोई गंभीरता से पढ़ेगा तो सामने आएगा कि वीर नारायण सिंह 1857 की क्रांति में वो पूरी तन्मयता के साथ भाग लिए, जेल तोड़ के गए। आपको बताना चाहूँगा उनका ससुर 72 साल की उम्र में, माधो सिंह बरिया, 10 दिसंबर को फांसी देने के बाद 10 महीना अकेले युद्ध किए। बताइए 72 साल की उम्र में उनका ससुर 10 महीना अंग्रेजों से युद्ध किए, फांसी दी गई उनको। 4 सालों को फांसी दी गई, बड़े साला को काला पानी का सजा, दूसरे वाले को फांसी, तीसरे वाले को आजीवन कारावास, चौथे वाले को सुरंग में जला के मार डालना। ऐसा कौन सा परिवार होगा जहाँ से 6-6 लोग देश के लिए स्वतंत्रता, देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिए हों। इसलिए मेरे मन में ये पैदा हुआ कि इस इतिहास को जनता के सामने लाया जाए ताकि जनता के मन में देश प्रेम की भावना पैदा हो। आपका बहुत धन्यवाद सर, आप समय निकाले हमारे साथ चर्चा की। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे प्रदेश की जनता को, खासकर जो युवा है राजनीति में आना चाहते हैं? निश्चित रूप से मोदी जी का यही कहना है कि युवा जो है सामने आए और देश के विकास के लिए काम करें। यह विवेकानंद जी का भी आह्वान था कि युवा, हमारा युवा देश है, भारत जो है युवाओं का प्रदेश है और युवाओं को सामने आना चाहिए और आ करके देश के विकास में सोचें, देश के विकास के लिए काम करें। TNR न्यूज़ का ये जो प्रयास है निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रयास है कि सारे जनप्रतिनिधि हों, समाज सेवी हो, उनके बारे में आप लोग जो ये दिनचर्या, राजनीति में लगाओ, सामाजिक कार्य में लगाओ, शिक्षा दीक्षा, ये सारे चीज़ को जो आप लोग कर रहे हैं वो निश्चित रूप से आने वाला समय के लिए छत्तीसगढ़ के विकास में सारा चीज़ काम आने वाला है। आप लोगों का काम बहुत ही सराहनीय है और आप लोग बहुत तन्मयता से काम कर रहे हैं। आप लोगों को ये मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, पूरी टीम को बधाई देता हूँ जी। तो आप सुन रहे थे चुन्नीलाल साहू जी को, जिनका कहना है कि उनके कार्यकाल में चाहे वो विधायक रहते हुए हो या फिर जो एक मेंबर के रूप में, MP के रूप में, पूरा प्रयास रहा कि क्षेत्र की जो समस्या है उनको समाधान करना, जो जनता है उन तक सही सुविधाएं प्रदान करना। साथ ही फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।